हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे आज। देखते हैं कहाँ पहुँच पाते हैं। हर एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। और जब ये पूरा सेशन कंप्लीट हो जाएगा, लाइक 1 दिन 2 दिन या 3 दिन, जितने भी दिन में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम इसके सारे PYQs करेंगे CBSE के। और हाँ, ये वीडियो हर उस स्टूडेंट के लिए है जो CBSE के बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहा है क्लास 10th के लिए, या फिर किसी भी स्टेट बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहा है। ठीक है, यूँ तो ये चैप्टर नंबर 5 है मैथ्स का, लेकिन मेरा मन किया, मैंने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बकवास सा कोड लिखा हुआ है आपके सामने, मन हो तो पढ़ लेना। मैं तो शुरू करता हूँ भाई। देखो, 4 टॉपिक्स हैं इसमें, जैसे यहाँ PPT में लिखा गया है, लेकिन टॉपिक्स जो हमें पढ़ने हैं वो 2 हैं। ये जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन AP वगैरह, ये तो हम पहले ही पढ़ लेंगे। पहली 2 स्लाइड्स 3 स्लाइड्स में ये ख़त्म कर देंगे हम। बेसिक पहले जान लेंगे। ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन तो होना चाहिए, तभी तो चैप्टर शुरू कर पाएंगे। उसके बाद ये 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले AP होती क्या है, एक लंबी चौड़ी डेफिनेशन लिखी हुई है। एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स फलाना डिमका। अब इतनी लंबी डेफिनेशन समझाने के लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी एक एग्जांपल की। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। कोई भी रैंडम नंबर मेरे मन में आ रहा है, फॉर एग्जांपल मैंने लिया 4 रैंडम। अब मेरा मन कर रहा है कि मैं एक पैटर्न बनाऊं, पैटर्न क्रिएट कर रहा हूँ, कुछ भी पैटर्न। मैंने अगला नंबर लिया 7, 4 में मैंने 3 ऐड किया, 4 में मैंने 3 ऐड किया, 7 आया। पैटर्न बना रहा हूँ, 7 में मैंने फिर से 3 ऐड किया, 10 आया, 10 में फिर से 3 ऐड किया, 13 आया, 13 में फिर से 3 ऐड किया, 16 आया, और ऐसे ही पैटर्न चलता गया। ठीक है, अब ये जो पैटर्न बना है, इसका एक नाम दिया गया मैथमेटिक्स में, और उस नाम को क्या कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हुआ क्या है इसमें, अब जो डेफिनेशन हम पढ़ेंगे वो सारी समझ आ जाएगी। क्या है डेफिनेशन, कि हम क्या कर रहे हैं, हम हर एक टर्म को, हम एक ऐसा पैटर्न, लिस्ट ऑफ नंबर्स है हमारे सामने, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हर एक टर्म को किसी स्पेसिफिक नंबर से ऐड कर रहे हैं। कोई स्पेसिफिक नंबर ऐड कर रहे हैं, और उस स्पेसिफिक नंबर को मैं क्या कहता हूँ, कॉमन डिफरेंस कहता हूँ। मैं उस स्पेसिफिक नंबर को कॉमन डिफरेंस कहता हूँ। 4 में मैंने 3 ऐड किया, मुझे 7 मिला। 7 में मैंने फिर से 3 ऐड किया, 10 मिला। 10 में फिर से 3 ऐड किया, 13 मिला। तो कॉमन डिफरेंस 3 आ गया। कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है। ये हम आगे एग्जांपल्स में देख लेंगे, क्वेश्चंस में देख लेंगे। बेसिक आइडिया आपको लग गया कि क्या होता है AP। ठीक है, अब डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बार। एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड। कैसे मिलती है, एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। जो पहले टर्म थी उसमें कोई फिक्स्ड नंबर ऐड किया, मुझे नेक्स्ट टर्म मिल गई। अब जो टर्म मिली उसमें फिर से कोई वही सेम नंबर ऐड किया, अगली टर्म मिल गई। अगली टर्म में फिर से सेम नंबर ऐड किया, और अगली टर्म मिल गई। ऐसे पैटर्न चलता जाएगा। अब इस पैटर्न को हम चलाते रहें या फिर इसको कहीं पे रोक दें, ये हम तक है। जैसे कि APs जो होती है 2 तरह की होती है, एक फाइनाइट और इनफाइनाइट। अभी जो हमने एग्जांपल ली थी वो तो फाइनाइट AP थी, वो तो इनफाइनाइट AP थी, सॉरी। जहाँ पे 4 था, 7 था, 10 था, एंड सो ऑन था। ये तो हो गई इनफाइनाइट AP। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, 10 के बाद 13, 13 के बाद 16, और यहाँ पर इसको रोक दूं, तो इस AP को मैं कहूँगा ये एक फाइनाइट AP है, जिसमें टोटल टर्म्स कितनी है आप सब गिन सकते हो। 1 2 3 4 और 5 टर्म्स इसमें टोटल हैं। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ एन AP। जनरल फॉर्म ऑफ एन AP को अच्छे से समझते हैं। देखो, समझाता हूँ मैं आपको बहुत अच्छे से। मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने लिया, अभी जो मैंने एग्जाम्पल लिया 4 7 10, उसी को समझते हैं। देखो, 4 + 0 × 3, सॉरी 4 + 0 × 3। जब मैं 4 + 0 × 3 कर रहा हूँ, मुझे वापस 4 मिल रहा है। 4 + 1 × 3 कर रहा हूँ, तो मुझे क्या मिल रहा है, 7 मिल रहा है। 4 + 2 × 3 कर रहा हूँ, तो मुझे क्या मिल रहा है, 10 मिल रहा है। 4 + 3 × 3 कर रहा हूँ, तो मुझे क्या मिल रहा है, 13 मिल रहा है। अब देखो, हुआ क्या है इसमें, किया क्या मैंने इसमें, किया मैंने ये कि 4 में मैंने क्या ऐड किया, कॉमन डिफरेंस ऐड किया ही नहीं।
0 टाइम्स कॉमन डिफरेंस ऐड किया, ठीक है, तो मुझे पहली टर्म मिली जिसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा ए से या फिर A1 से, ठीक है। मेरी मर्जी है, कभी ए से रिप्रेजेंट करूँगा, कभी A1 से, या फिर क्वेश्चन पूछने वाले की मर्जी है। अगली टर्म मैंने डी एक बार ऐड किया, मुझे सेकंड टर्म मिली। मैंने डी 2 बार ऐड किया, मुझे थर्ड टर्म मिली। मैंने डी डी क्या है यहाँ पर, कॉमन डिफरेंस क्या है 3। कॉमन डिफरेंस को मैंने 3 बार ऐड किया तो मुझे A4 मिला, यानी कि A2 क्या हो जाएगा मेरा, इसको मैं ऐसे भी लिख पाऊंगा कि ये हो जाएगा A+1 टाइम्स डी, ये हो जाएगा A+2 टाइम्स डी, ये हो जाएगा A+3 टाइम्स डी नेक्स्ट वाला, ठीक है। समझ आ गया होगा हो क्या रहा है इसमें। A2, इसमें एक पैटर्न आपको समझना पड़ेगा, रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ अगर मैं 2 लिख रहा हूँ, यहाँ 1 आ रहा है, 1 टाइम्स डी है ना ये। यहाँ मैं 3 लिख रहा हूँ, यहाँ 2 टाइम्स आ रहा है। यहाँ 4 लिखूंगा तो यहाँ भी क्या आएगा, यहाँ 3 टाइम्स आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब मेरे को एक बात बताओ, कि अगर मैं A+n-1 टाइम्स डी लिखूं तो क्या वो AN के बराबर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल A+n की वैल्यू कुछ भी ले रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं 7 ले रहा हूँ, 7-1 यानी 6, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ A+60, तो क्या वो A7 के बराबर होगा। हाँ होगा, बिल्कुल, ये हमने अभी देखा। तो ये जो AN है इसको हम nth टर्म कहते हैं, जिसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। यही है हमारा पहला टॉपिक जो आगे डिस्कस होगा। पहले मेरी बेसिक चीज़ जो आपको समझानी थी वो यही थी, क्या थी, कि जनरल फॉर्म ऑफ AP होती क्या है। तो होता क्या है, इसमें A था, फिर हम कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जाते हैं, हमारे सामने एक पैटर्न बनता जाता है जिसको हम AP यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। समझ आ गया होगा अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर हमसे पूछा है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिखो। इन क्वेश्चंस का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिखो, ठीक है, लिख देते हैं यार। फर्स्ट टर्म तो यही हो जाएगी भाई, इस क्वेश्चन में इसकी फर्स्ट टर्म ये, इसमें इसकी ये। देखो अभी मैं क्वेश्चंस क्विकली करा रहा हूँ, इसलिए नहीं कि आपको क्वेश्चंस की कोई कमी रहे, इसलिए करा रहा हूँ क्विकली, ताकि अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया है वो आपको अच्छे से समझ आया है कि नहीं आया है। इसके बाद जिस दिन भी चैप्टर पूरा कंप्लीट होगा, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि फिर हम डिटेल में PYQs करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ ध्यान रखो, A इसका ये आया, इसका ये आया। अब D, यहाँ पर देखो 3 और 1 है, कोई सी भी 2 टर्म्स उठाओ, 2 सक्सेसिव टर्म्स उठाओ। फॉर एग्जाम्पल मैं ये 2 उठा रहा हूँ, 3 और 1। मुझे क्या करनी है, अगली वाली टर्म में से पिछली वाली टर्म घटानी है। मुझे पता क्या करना है, मुझे पता तो कॉमन डिफरेंस करनी है, यानी कि एक टर्म में मैंने क्या ऐड किया कि मुझे नेक्स्ट टर्म मिली, -1 में मैंने क्या ऐड किया कि मुझे नेक्स्ट टर्म मिली, मैंने -2 ऐड किया, ये मेरी कॉमन डिफरेंस आ गई। तो डायरेक्टली क्या करना पड़ता है कि ये वाली टर्म में से ये वाली टर्म, या फिर ये वाली टर्म में से ये, या फिर ये में से ये, इन ब्रीफ ये करने की ज़रूरत नहीं है। अगली वाली टर्म में से पिछली वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है, तुम्हें पता चल जाएगा कॉमन डिफरेंस क्या है। अब यहाँ देखो 1 -3 वो आ जाएगा -2, ये मेरा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। यहाँ पर भी देखो कोई सी भी 2 उठाओ, फॉर एग्जाम्पल मैं ये 2 उठाता हूँ, तो पहले मुझे आगे वाली लिखनी पड़ेगी, उसमें से मुझे घटाना पड़ेगा पीछे वाली टर्म। 9-3 -5/3 कितना हो जाएगा, 9-5 हो जाएगा 4 होल डिवाइड बाई 3, 4/3 मेरा आंसर आ जाएगा इस कॉमन डिफरेंस का। A क्या था, 1/3। ये समझ आ गया, बेसिक है यार। अभी हम क्वेश्चंस में घुसे भी नहीं अच्छे से, ये एक ठीक ठाक क्वेश्चंस हैं। क्या है कि हमें पहली 4 टर्म्स लिखनी है इन APs की जो गिवन है, इनकी हमें फर्स्ट 4 टर्म्स लिखनी है। पहला क्वेश्चन है A = 10, D = 10। क्या करेंगे हम, पहली टर्म 10 है, फिर 10, D = 10 मतलब कॉमन डिफरेंस 10 है, यानी वो फिक्स्ड नंबर 10 है जिसको बार बार ऐड करना है। 10, 20, इसके बाद 30, इसके बाद 40, बस 4 ही टर्म्स लिखनी थी। वैसे ही हम यहाँ पर भी इसको कर देते हैं। पहली टर्म आ जाएगी, वो गिवन है -1, फिर 1/2 इसमें ऐड करना है, यानी कि तुम्हें करना क्या है, तुम्हें जो करना है वो मैं पहले यहाँ पर लिख देता हूँ। तुम्हें करना है -1 + 1/2 जो हो जाएगा -1/2। ऐसे तुम्हें बार बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जाना है और तुम्हें तुम्हारा आंसर मिलता जाएगा। -1, इसके बाद -1/2 आएगा, इसके बाद 0 आएगा, फिर 1/2 आएगा, फिर से 1/2 ऐड करोगे, आधे में आधा जोड़ोगे 1 आएगा। हमने तो बहुत सारी लिख दी, 4 लिखनी थी, ठीक है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। बेसिक्स क्लियर हो गए।
इसके बाद आता है एन टर्म ऑफ एन एपी, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि एन टर्म ऑफ एन एपी को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डिनोट कैसे करते हैं। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे ए एन होता है nth टर्म, ए एन होता है nth टर्म। तो ये जो दूसरा चीज है मेरे सामने एन, ये क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। इसको हम कहते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, इसको हम कहते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, ये बेसिक आपको क्लियर हो गया होगा। शायद कोई क्वेश्चन इस पे भी होगा। हाँ, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी। मेरे सामने एक एपी है, इसकी मुझे 10th टर्म बतानी है। अब देखो, मेरे को ए पता है, मेरे को डी पता है, मेरे को A10 चाहिए। क्या मैं A10 को A प्लस 9D लिख सकता हूँ? हाँ, लिख सकता हूँ। ये मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया, क्योंकि यहाँ पर अगर 10 है तो यहाँ पर 9 होगा। A10 को मैं A प्लस 9D लेके सॉल्व कर देता हूँ। तो A10 में क्या लिखूंगा? A10 इज इक्वल टू A क्या है 2 प्लस 9 टाइम्स D क्या है, कितना डिफरेंस है 2 और 7 में फर्क 5 का है, 7 माइनस 2 इक्वल टू 5। या फिर ऐसे भी देख लो, 7 और 12 में फर्क 5 का है, 12 माइनस 7 इक्वल टू 5। तो कॉमन डिफरेंस है 5 इज इक्वल टू 2 प्लस 9 5 और 45 इज इक्वल टू A10 मेरी कितनी निकल के आ गई? 47 निकल के आ गई। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर हो गया, आराम से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी बस बेसिक्स क्लियर कर रहे हैं। विच टर्म ऑफ एन एपी, अभी मुझे क्या दे रखा है, विच टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, मेरी एक टर्म है -81, यानी ये ए एन है, ये मुझे ए एन दे रखा है। ये सॉरी, ये जो 21 है, ये जो 21 है ये मेरा ए है। एक मिनट यार, ये जो 21 है ये मेरा ए है, ये -81 मेरा ए एन है, और 21 18 दोनों में फर्क -3 का है, क्योंकि 21 में क्या जोड़ूं कि 18 आए, या फिर 18 माइनस 21 इज इक्वल टू -3। ये मेरा कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, मुझे ए एन पता है, मुझको ए एन पता है, मेरे को ए पता है, मुझे डी पता है, मुझे एन निकालना है। मुझे पूछा है ना कौन सी टर्म है, एन निकालना है, वैल्यू ऑफ एन निकालनी है। एन में फॉर्मूला यही यूज़ करूंगा जब मैंने अभी अभी पढ़ी, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कैसे करेंगे? ए एन जो दे रखा है -81 इज इक्वल टू ए प्लस 21 प्लस एन माइनस 1, मुझे नहीं पता एन क्या है, इंटू डी है -3। ठीक है, क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। -81 इस 21 को यहाँ लिया तो -21 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू -3। अच्छा, अब इस -3 को यहाँ से डिवाइड कर देते हैं नीचे से। -81 और -21 मिलके मुझे कितना वैल्यू दे देंगे? और तो गई 2 आता गए जम गए -3, यानी कि मेरा जो n-1 है, सॉरी मुझे मिटाना पड़ रहा है यार, एप्लीकेशन अभी तक सही वाली नहीं मिली। n-1 जो है वो मेरा आया -1/2 102 डिवाइड बाई -3। ठीक है, माइनस माइनस को हम यहाँ से कैंसिल कर देंगे, और 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, और ये बचा ये बन गया 12, 3 4 जार ये आ गया 34। n-1 इज इक्वल टू 34, n-1 इज इक्वल टू 34, यानी मेरा n आ गया 34 प्लस 1 35, यानी 35th टर्म जो है वो -81 होगी इस एपी की। ठीक है, या वेरीफाई भी कर सकते हो। कैसे? आप डायरेक्ट A35 निकाल के देख लो, आपको -81 मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा। हाउ मनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3। देखो, बहुत अच्छे डिविजिबिलिटी पे क्वेश्चंस आ जाते हैं बोर्ड में भी, आपको समझना पड़ेगा कैसे करेंगे इसको। हाउ मनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3। 2 डिजिट नंबर्स, सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 3 कौन सा है? 369 के बाद 12, उसके बाद 15, फिर 18, ऐसे चलते चलते आगे जाएंगे। लास्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा है? 100 से पहले 99 आता है, जो सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर है, और वो डिविजिबल बाई 3 भी है। डिविजिबिलिटी अगर आपको नहीं पता कि 2 से कौन सा डिविजिबल होगा, डायरेक्ट नंबर को देख के कैसे पता करें 2 से कौन डिविजिबल है, 3 से, 4 से, 5 से, 6 7 8 9 10 11, तो आप कमेंट्स में लिख देना। मैं डिविजिबिलिटी टेस्ट के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अब देखो, अब मुझे बताना है कि ये सारे नंबर्स कितने हैं। या तो मैं ऐसे गिनने बैठ जाऊँ, मुश्किल से 1 मिनट लगेगा, आंसर आ जाएगा, लेकिन बोर्ड वाले को मैं क्या गिन के दूंगा? उसको तो मुझे लिख के समझाना पड़ेगा ना। तो करते हैं। अब देखो, एक चीज़ जो आपको यहाँ फिर से ऑब्जर्व करनी पड़ेगी कि मल्टीप्लिकेशन टेबल किसी का भी हो, 3 का टेबल है, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6,
उसमें भी या फिर कोई भी टेबल है उसमें भी तो AP ही बन रही होती है, क्योंकि उसमें एक ही नंबर बार बार ऐड होता है, मल्टीप्लिकेशन है ही तो रिपीटेड एडिशन। जैसे यहाँ 12 है, 12 के बाद 15 लिखा है यानी 3 ऐड किया, 15 के बाद 18 लिखा है यानी 3 ऐड किया। ऐसे ही 99, 99 से पहले वाली टर्म फिर 96 होगी जिसमें मैंने 3 ऐड किया, 99 आया। यानी कि मुझे एक चीज़ पता चल गई कि ये चीज़ जो मेरे सामने 2 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाई 3 हैं, ये तो है सारे, मुझे नहीं पता अभी ये कितने हैं, लेकिन मैं पता कर सकता हूँ। कैसे? ऐसे पता कर सकता हूँ, इसको मैं मान सकता हूँ एक AP, जहाँ पर मेरा A हो जाएगा 12, जहाँ पर मेरा D हो जाएगा -3, सॉरी D हो जाएगा 3। 2 चीज़ें मेरे को पता चल गई और मेरे को A N B यानी लास्ट टर्म भी पता है 99। ठीक है, अब मेरे को बस N निकालना है। A पता, D पता, AN पता, N निकालना है। आसान तो है। क्या करेंगे? AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अच्छा, AN कितना था? 99 था, इज इक्वल टू A कितना था? 12 प्लस N माइनस 1 इंटू D था 3। सॉल्व करेंगे, 99 माइनस 12 इज इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 3। 99 में से 12 कम करेंगे तो आएगा 87 शायद, हाँ 87। तो ये आ जाएगा 87, इस 3 को यहाँ से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू N माइनस 1। 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, ये बन गया 27, 29। ठीक है, N माइनस 1 की वैल्यू 29 आ गई, N माइनस 1 की वैल्यू 29 आ गई, N की वैल्यू 30 आ गई। अब आप वैसे गिन के भी चेक कर सकते हो, लेकिन यहाँ हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के अप्लाई किया कि टोटल 2 डिजिट नंबर्स जो डिविजिबल बाई 3 है वो 30 है। अच्छे से समझ आ गया आपको। अब इसके बाद जो टॉपिक बचता है वो है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP। ये एक ठीक ठाक सा टॉपिक है, मज़ेदार टॉपिक है, इसको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन करेंगे अगले लेक्चर में। अभी पहला लेक्चर था, आप कमेंट्स में ज़रूर बताना कि लेक्चर कैसा लगा। अभी आपको लगा होगा कि थोड़ी मतलब इसमें हुआ होगा ऊपर नीचे लाइक, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट को समझाने की पूरी कोशिश की गई। अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, बेसिक्स क्लियर हो गए होंगे। और हाँ, ये आप नहीं समझोगे कि अभी जो हमने पढ़ा इससे सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। कॉन्सेप्ट तो बेशक इतना ही है, लेकिन क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी। और वो सारी की सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस कौन कराएगा? वो कराऊंगा मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा, मैं क्वेश्चंस करने का तरीका बताऊंगा आपको, वैसे क्वेश्चंस करते जाना है। बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चंस इसमें बनते हैं अभी तक जो हमने पढ़ा है। एक्सरसाइज जो आपकी पहली है 5.1 है, उसको अभी आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते और आपको कोशिश नहीं करनी चाहिए कि आप वो अटेम्प्ट करो। उसको हम कल डिस्कस करेंगे, पूरा का पूरा एक्सरसाइज 5.1 हम करेंगे, कल करेंगे। और उसके बाद फिर आ जाएगा सम वाली चीज़, उसको पढ़ेंगे परसों। फिर अगले दिन उसकी भी एक्सरसाइज करेंगे। ऐसे हमारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। लेकिन क्या कंप्लीट हो जाएगा? हमारी NCERT कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब JK बोस वाला अगर कोई स्टूडेंट है उसके लिए तो मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा उतना, लेकिन जो CBSE वाला स्टूडेंट है उसके लिए इतना काफ़ी नहीं है, खासकर जिसके पास स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स है, उसको डिटेल में पढ़ाना पड़ेगा। डिटेल में इन द सेंस, अभी तक जो हमने किया, अभी तक हमने सारी थ्योरी पढ़ ली, हमने थ्योरी को क्लियर किया यूजिंग क्वेश्चंस। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने थ्योरी के साथ साथ आपको क्वेश्चंस कराएंगे, मैं ये कहूँगा कि मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ाई विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस की थोड़ी मदद लेते हुए। अब आज थ्योरी खत्म हुई, कल हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। ऐसे ही सम ऑफ टर्म्स हो जाएगा, फिर एक्सरसाइज 1.1 नहीं 5.1, फिर अगले दिन 5.2 करेंगे। ये चैप्टर ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, PYQs करेंगे, हर तरह के क्वेश्चंस करेंगे, कहीं पर भी कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। अगर आपको पसंद आया हो मेरे पढ़ाने का स्टाइल, थोड़ा ऑकवर्ड हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना वीडियो को, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उन तक पहुंचा देना। जो भी 2026 के लिए प्रिपेयर करेंगे उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचा देना। पूरा सिलेबस कराएंगे। बेस्ट ऑफ लक।